नमस्ते भाई, बिहार के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे। और बेटा सभी का स्वागत है ये हमारे संघर्ष बैच के अंदर। और ये संघर्ष बैच का मेन मोटिव ही आप लोगों के लिए यही है कि ये हमारा इस साल का सबसे अंतिम युद्ध होने वाला है। हालांकि देखो, युद्ध तो कभी हमारे जीवन में खत्म नहीं होता है, कभी ना कुछ लगा रहता है, लेकिन एक हमेशा अपने पर्टिकुलर टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमें अपना सारी चीजों को सेट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग 12th क्लास में हैं, तो अभी हमारे सामने सबसे जो मेन जो टारगेट है वो यही है कि कैसे हम लोग इस ईयर के सेशन में बहुत ही अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उस चीज के लिए बेटा ये आपका अंतिम युद्ध माना जाएगा। और इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आप लोगों को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। तो चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि है संघर्ष 2025। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नेम जो है अपना रिलेशन एंड फंक्शन। और सही मायने में देखा जाए तो संघर्ष बैच के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एक एक करके चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग बहुत चीजों पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि कुछ मैं खूबियां बताता हूं इस बैच की। यहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस क्विज भी देखेंगे, है ना। ये सबसे बैच की सबसे खास बात क्या है, जैसे ही आपकी एक क्लास ओवर होगी, क्लास ओवर होने के बाद ही आपको 25 क्वेश्चन आज के क्लासेस के बेसिस पे मिल जाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा, आपके ब्रेन के अंदर जो भी गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में, आप जैसे ही क्वेश्चन लगाओगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी। तो जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्रेन को, आपके ब्रेन के न्यूरोलॉजी को देख करके ही सेट किया गया है। और इसीलिए हम लोग पिछले 4 सालों से कहीं ना कहीं स्टेट टॉपर भी दे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक एक बच्चे का ख्याल रखते हैं, कौन क्या है कैसे है। और सबसे खास बात, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये जो आपका बैच है सब्जेक्टिव पे भी फुल ओरिएंटेड टारगेट बेस होगा। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार सभी लोग फटाफट आ जाओ भाई। मैं बढ़िया हूं। और ये कह रही कि आपके हाथ में क्या हुआ है। बेटा बस वही बात है, मेरे हाथ में हुआ कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं बोला ना, जैसे ये बैच है संघर्ष, तो वैसे ही सबके लाइफ में कुछ ना कुछ संघर्ष लगा रहता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं 2 मिनट के लिए, तो अभी हमारे जो दादाजी हैं वो अभी आईसीयू के अंदर एडमिट है। और जस्ट मैंने अभी कल परसों ही उनको ब्लड दिया है, तो बेसिकली उसका था। उसके बाद मैं 2 से 3 दिन से कभी रात में दिन में मैं सोया तक भी नहीं। पूरा का पूरा माहौल एकदम हेक्टिक है, क्या है कैसे है, मतलब चारों तरफ सब लोग एकदम घर में डरे हुए हैं। तो ये चीज जनरली क्या है, संघर्ष ही तो है। लेकिन फिर भी ऐसी हालात होने के बावजूद भी मुझे भी ये लग रहा है कि वो सब एक लाइफ का अपना पार्ट है। उसके बावजूद भी मेरे को लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं दोनों मेरा परिवार है। मेरे परिवार वो भी है तो मेरे परिवार तुम भी हो, दोनों के दोनों मेरी परिवार हो। और मैं इस चीज को बहुत बखूबी से जानता हूं कि अपने परिवार को साथ में कैसे लेके चलना है, समझे। हाँ बिल्कुल, शुभम सर भी साथ में ब्लड दिए थे, बिल्कुल। चलो बेटा क्लास स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें। चलो बेटा क्लास आज की हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन ये हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन, फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये आपके सबसे मेजर टॉपिक है। अच्छा, अब एक मैं बात यहां पे ऐड करना चाहता हूं। जैसे कभी कोई चीज हम लोग करने जाते हैं तो सोचते हैं ना कि कौन सा टॉपिक डू और डाई है, कौन सा टॉपिक पे कम ध्यान दे सकते हैं, कौन सा टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है मुझे नहीं पढ़ना पूरा चैप्टर, लेकिन मेरा बस ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो मेरे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स एकदम रखे हुए हैं। तो एक बार हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। इसी के लिए मैंने चैप्टर वाइज नहीं कि एक चैप्टर में 7 से 8 नंबर का आएगा, कहानी खत्म। हर एक चैप्टर से वो टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन सकता है, मैंने वहां तक पोस्टमार्टम यहां पर कर रखा है, पूरी की पूरी चीजें। हाँ बेटा मैं ठीक हूं। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि रिलेशन 2 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 2 आ सकते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना एकदम ना के बराबर है। वैसे ही फंक्शन 1 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 आ सकता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 2 मार्क्स का, और एक इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। और कभी कभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में FOF GOF अगर सब्जेक्टिव नहीं आता है
तो बेटा वो ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये चीजें ऊपर नीचे थोड़ी सी समझ रहे हो, वेरी करेंगी। वैसे ही टाइप ऑफ फंक्शन 2 मार्क्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बाइनरी ऑपरेशन 1 मार्क्स और नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन 1 नंबर का ही आता है, समझे कि नहीं, 1 नंबर का ही बाइनरी ऑपरेशन आपका आता है, ठीक है, डन। सर आप जल्दी से पढ़ा करके रेस्ट कर लीजिए बेटा। आप मैं जानते हो ऐसे सिचुएशन में ना, ऐसे सिचुएशन में रेस्ट नहीं हो पाता है, मैं आपको लिटरली बताता हूं, ऐसे सिचुएशन में आप चाह के भी रेस्ट नहीं कर सकते हो आप, मतलब ये चीज ना खुद सोच के देखो, मतलब ऐसी कभी सिचुएशन ना आए, लेकिन आप खुद सोचो मेरी जगह हो करके कि अगर दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हो और मेरे सामने अगर 1 लाख रुपए का भी कोई बेड ला के रख दे और 2 लाख का उस पर नोट ऐसे बिछा दे और बोलेगी कि आप इस पे सो आराम से, कभी आएगी नींद बताओ? कभी नहीं आएगी ना, बिल्कुल नहीं आएगी। बस वही बात है, पैसे से आप बेड खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। खैर, तो ये चीज क्या है, जैसे मेरा जो ये रिलेशन आपको दिख रहा है दादाजी के लिए, वैसे ही हमारे मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस आते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने इन सब चीजों पर चर्चा किया था, डेमो क्लासेस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, और मैंने वहां रिलेशन पे बहुत छोटी सी मैंने यही बात कही थी कि रिलेशन, तुम जानते हो हिंदी में इसको संबंध कहते हैं, और जब तुम इंग्लिश में डेफिनेशन की ओर जाओगे तो डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और डेफिनेशन कभी कहीं पे पूछता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम डेफिनेशन को रटो मत, लेकिन हां एक चीज जरूर ध्यान में रखो कि रिलेशन क्या है, तो 2 सेट के बीच में ब्रिज का काम करता है, वो 2 सेट का नेचर बताता है। तो अगर मैं बोलूं कि रिलेशन क्या है, तो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि रिलेशन डिफाइन नेचर ऑफ 2 लिंकिंग सेट। समझ रहे हो ना, हमारे पास कोई भी 2 सेट है तो 2 सेट के बीच में क्या लिंक बैठ रहा है, क्या चीजें हैं, वही हमारा रिलेशन जो है पूरा का पूरा डिफाइन करता है। समझे, कुल मिलाकर के ये बात है। दूसरी चीज थोड़ा और समझने की कोशिश करो, जैसे मान लेते हैं, समझना थोड़ा सा, अब छोटी छोटी जो बातें हैं वो मैं सोच के चलता हूं कि आपको ये चीज पता होंगी, क्योंकि ये चीजें देखो 11th क्लास की है, बहुत नॉर्मल है। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है ना। यहां पे मान लो कि मैंने लिख दिया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहां पे भी मैंने देखो यही लिख दिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखो मेरी बात समझना, अगर मुझे रिलेशन पता करना होगा ए और बी के बीच में क्या है, तो कहते हैं कि ए क्रॉस बी, और कुछ लोग इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए और बी के बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकता है, ए क्रॉस बी। तो देखो सबसे पहली चीज, मतलब अगर मैं कुछ रिलेशन को देखना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि यार कोई भी अल्टरनेटिव पे हो सकता है कि एक अपना 1 के साथ रिलेशन रखे, एक 2 के भी साथ रिलेशन रखे, एक 3 के साथ रिलेशन रखे, एक 4 के साथ रिलेशन रखे, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या आप इसको लिख सकते हो 1,1, आप इसको लिख सकते हो 1,2, आप इसको लिख सकते हो 1,3, आप इसको लिख सकते हो 1,4। अब सेम क्राइटेरिया 2 के साथ करो, आप सेम क्राइटेरिया देखो 3 के साथ कर लो, आप सेम क्राइटेरिया चाहो तो देखो आप 4 के साथ कर लो, आप सेम क्राइटेरिया चाहो तो 4 के साथ कर लो। यानी कि ये आपके इतने जो टोटल जो दिखाई दे रहा है वो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है कि ऐसे हमारे सामने रिलेशंस पॉसिबल बन सकते हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ रीजन से 1 इन चारों के साथ रिलेशन बना ले, 2 इन चारों के साथ रिलेशन बना ले, 3 इन चारों के साथ रिलेशन बना ले, 4 इन चारों के साथ रिलेशन बना ले, ऐसे पॉसिबिलिटीज बहुत है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि कुछ स्टेटमेंट दे दूं कि तुम एक ऐसा रिलेशन बना के दिखाओ जहां पे बी ए से डिवाइड हो रहा हो, है ना,
तुम एक कुछ ऐसा रिलेशन बना के दिखाओ जहां पे जो बी हो वो ए से डिवाइड हो रहा हो। मतलब समझ रहे हो ना? कुल मिलाकर के यही बात हो जाती है कि तुमने अपने दोस्त का एक फोन लिया और उस फोन से बोला कि भाई जल्दी बता पासवर्ड क्या है, मुझे जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर करना है। अब यार मालूम है कि साला फोन तो वो ले लिया है, 400-500 का बिल बनाएगा ही बनाएगा, तुमको भाई बताना नहीं है कि पासवर्ड है क्या, तो तुम उसको क्या बोलोगे, घुमाओगे, थोड़ा थोड़ा उसको घुमाओगे, यार यार क्या है पासवर्ड, वही है 4 डिजिट का। अब 4 डिजिट का क्या, 4 डिजिट का क्या, तो फिर वो बोलेगा कि अरे भाई थोड़ा हिंट दे दे, थोड़ा ना वो हिंट दे दे, तो वो उसके बाद जब वो हिंट देने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई स्टार्टिंग में ए है बी है, तो वो फिर सोचेगा कि लास्ट के 2 में क्या क्या हो सकता है। लेकिन समझ रहे हो ना परम्यूटेशन वाली बात? अगर मैथ्स के अंदर कोई एक इंसान कोई भी थोड़ा सा भी हिंट दे देता है तो काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर मैं इनके रिलेशन के बीच में कुछ एक टर्म्स रख दूं कि इनके बीच में क्या चीजें हैं, तो हमें पता चल जाएंगी ना। जैसे मान लो कि मैं तुमसे बहुत सिंपल से एक बात कहता हूं कि हमें इन दोनों के बीच में ऐसा चीज चाहिए जहां मैंने बोला कि b डिवाइडेड बाई a, एक ऐसा रिलेशन बताओ जहां पे b जो है वो a से डिवाइड हो रहा है। तो b में क्या है, 1, तो 1 तो बेटा 1 से डिवाइड होगा ही होगा, तो आप 1,1 ऐसे लिख लो। वैसे ही जो 2 है ये भी 1 से डिवाइड होगा, तो आप इसको ऐसे लिख लो। वैसे ही 1,3 लिख लो, वैसे ही 1,4 लिख लो, क्योंकि ये 1 जो है ये तो सबको डिवाइड करेगा। अब बात आते हैं 2 पे, तो 2 तो केवल 2 और 4 को डिवाइड करेगा, तो यानी कि मैं इस पे ऐसे लिख सकता हूं 2,2 2,4। अब ये 3 तो केवल 3 को डिवाइड करेगा, तो 3,3। 4 तो सिर्फ 4 को डिवाइड करेगा, तो 4,4। यानी कि स्टेटमेंट देने से इतनी बड़ी कहानी सिर्फ इतने में सिमट के रह गई। समझे कि नहीं? केवल ये स्टेटमेंट देने से कि एक ऐसा रिलेशन बनाओ जहां पे बी ए को डिवाइड कर रहा हो, सिर्फ इतनी छोटी सी स्टेटमेंट से। अब इसी पे हम लोग बात करते हैं कुछ छोटी छोटी बातें, और छोटी छोटी बात यही है कि ये जो भी चीजें हैं इनको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान रखना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ये ऑर्डर्ड पेयर की सबसे देखो खास बात क्या है, ऑर्डर्ड पेयर की सबसे खास बात ये होती है और ऑर्डर्ड पेयर की देखो बेटा सबसे खास बात क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर की सबसे खास बात क्या होती है कि ये कहा जाता है कि अगर मान लो कि कोई भी पार्ट है a, b और वो कहीं भी कुछ रिलेशन से आ रहा है ना, a, b है वो कहीं भी कुछ रिलेशन से आ रहा है, तो ये कहा जाता है कि जो ये a वाला जो पार्ट है वो इधर वाले पार्ट से आएगा और ये वाला जो पार्ट है वो इधर वाले पार्ट से आएगा, कुछ ऐसा कहा जाता है। और सिंपल सी बात है कि कुछ लोग इसको x बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको y बोल सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा मत दिमाग में रख देना कि अगर कहीं पे 2,5 है तो 2 को तुम ऐसे कर दो 5 को ऐसे कर दो, ये काम मत करना कभी भी। समझे? समझ में आया यहां तक सबको कि रिलेशन क्या है, कैसे रिलेशन में एक हिंट देने से चीजें इतनी आसान हो जाती है हमारे सामने। पता चला सबको? बताओ भाई, पता चला? डन है सबको? ऑल गुड? चलो बहुत सही, कमेंट में बताते रहो सब लोग। अब हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी कोशिश करेंगे कि रिलेशन कितने कितने टाइप के होते हैं, एक एक करके सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ज्यादा कुछ बहुत बड़ा रिलेशन का वो नहीं है, थोड़ा सा बस। है ना? हाँ सर आप क्लास 11 का क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे बेटा ऐसा नहीं है, क्लास 11 का भी क्लास ले रहे हैं, मतलब अभी 4-5 दिन से इसलिए मैंने ऑफ कर रखा है क्योंकि मेरा सिलेबस उसमें बहुत अच्छा खासा चल रहा है। और दूसरा ये रीज़न है, तुम लोग ये देख ही रहे हो कि मैं दादाजी की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, तो बहुत मेरे को वैसा हो पाता है कि बहुत मुश्किल से ही मैं थोड़ा सा टाइम अपना निकाल पा रहा हूँ। लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि आज से जो है बेसिकली क्लास 11 की भी क्लासेज स्टार्ट है। समझे? डन? ओके चलो ठीक है, आजा भाई।
तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक फंडा था। अगर हम लोग बात करें कुछ रिलेशंस की, रिलेशंस के टाइप की अगर बात करें, तो रिलेशन के टाइप पे अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारे पास कुछ मेजर रिलेशन के टाइप्स हैं। जैसे मैं बहुत छोटा छोटा बता करके चीजों को निकलने की कोशिश करूंगा। एक होता है एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन। नाम में दिखाई दे रहा है एम्प्टी। कहानी क्या बनेगी? एक हमारे पास ऐसा रिलेशन, मतलब एक ए कॉमा बी का ऐसा रिलेशन जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, एक ऐसा रिलेशन जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे ये यहां पे बोलने की कोशिश करूं कि क्या तुम्हें कहीं पे 5,4 दिखा, मैं बोलूं तुमसे कि क्या 5,4 इस रिलेशन में है, तुम बोलोगे कि नहीं है। समझे कि नहीं? 5,4 इस रिलेशन में है, तुम बोलोगे कि नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज, 1 2 3 4 1 2 3 4, मैंने यहां कंडीशन ये दे दिया कि b डिवाइडेड बाई 17, यानी कि जो होना चाहिए वो 17 से डिवाइड होना चाहिए। यार तुम लोग खुद बताओ कि क्या कोई ऐसा यहां है जो 17 से डिवाइड हो रहा है? खुद बताओ, क्या कोई ऐसा है यहां जो 17 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो एक ऐसा रिलेशन जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है? एम्प्टी रिलेशन। मैं कीवर्ड एकदम लिखवाते जा रहा हूं, ध्यान रखना। एक ऐसी बात जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? एक यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जाम्पल देके बताता हूं यूनिवर्सल रिलेशन का। देखो ये कहानी है, ये कहानी है। देखो ये क्या है? 1, ये क्या है? 2। यहां पे मैंने बोल दिया 4 और यहां पे मैंने बोल दिया 6। कहानी सब कुछ सेम है, ये ए है, ये बी है। अभी भी मैंने वही बोला कि ऐसा रिलेशन बताओ जहां पे बी ए को डिवाइड कर रहा होगा। तुम्हारे दिमाग में ख्याल क्या आया कि बी ए से डिवाइड, यानी कि एक देखो 4 को भी डिवाइड करेगा, एक 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 4 को भी डिवाइड करेगा, और यही बेटा जो 2 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, इसके और इसके बीच में अगर ये मैं स्टेटमेंट ना दूं तो भी कितने रिलेशन पॉसिबल थे? यही ना पॉसिबल था कि किसी भी तरीके से, चाहे वो नाक रगड़ के ही क्यों ना हो, 1 का 4 और 6 के साथ रिलेशन बन जाए, 1 का 4 और 1 का 6 के साथ रिलेशन बन जाए, 2 का 4 और 2 का 6 के साथ रिलेशन बन जाए। तो यानी कि ये तो पूरा का पूरा वही हो गया ना, ए क्रॉस बी। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि जो कंडीशन दिया है वो और जो ए क्रॉस बी अगर दोनों बराबर होते हैं तो उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। समझ में आया? समझ में आया यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं, केवल मैं की पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में याद रखने के लिए, ऑल, है ना, या ऐसे कह सकते हो कि ए क्रॉस बी, और यहां कीवर्ड में याद रखने के लिए देख सकते इक्वल, ऐसे चीजें याद रहेंगी। डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है याद करने की, तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि चीजें हमारे सामने क्या है। तो जैसे हमारे सामने यूनिवर्सल रिलेशन है, वैसे ही हमारे सामने 3 मेजर टाइप के और हमारे सामने आते हैं, और ये बहुत जरूरी है, और ये कुछ इस टाइप से जरूरी है, मैं हल्का सा यहां समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज आर, ये है अपना रिफ्लेक्सिव। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। और एक मैं और यहां पे करता हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइमेट्री। अब तुम लोग कहो तो एक थोड़ा सा स्माइल बना दिया जाए। रिफ्लेक्सिव हो गया, साइमेट्री हो गया, और एक हमारे पास है, चलो, ट्रांजिटिव।
है ना, ऐसा लग रहा है कोई इंसान है, चलो ठीक है रहने दो। ट्रांजिटिव, फिर यहां पे मैं डाल देता हूं आइडेंटिटी, और यहां मैं लिख देता हूं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, ये हमारे सामने 2, 2, 4 और 1, 5 टाइप के तुम्हारे सामने बेटा देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो देखो, जो रिफ्लेक्सिव है और आइडेंटिटी है, दोनों कहीं ना कहीं सेम है। जो रिफ्लेक्सिव है और जो आइडेंटिटी है, वो दोनों कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे अंतर है। और वो बहुत ही स्मॉल लेवल पे अंतर क्या है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? एक एक करके मैं पूरी कहानी बताता हूं, ठीक है? पहले तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव से अलग कैसे है, बताओ, कोई बताएगा? देखो, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं। अगर कभी भी हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर हमेशा ये चीज देखने की कोशिश करते हैं, ए कॉमा ए उस रिलेशन में है कि नहीं। और ध्यान रखना, ओनली कोई भी हमारे पास दे रखा है रिलेशन, अगर वहां 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, समझे कि नहीं? ये इस तरीके से अगर वहां पे है, मान लो कि हमारे पास केवल 4 चीजें हैं, 1, 2, 3, 4, और यही 4 चीज अगले 4 चीज से मिलने जा रही हैं, और हमारा जो A क्रॉस B बन के आया है वो ये बन के आया है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिटी। समझे ना? आइडेंटिटी, खुद सेल्फ आइडेंटिटी। लेकिन वो रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? कि 1,1, 2,2, 3,3 हो, लेकिन अगर 2,4, 3,4, 3,2 अगर ऐसी चीजें भी उसमें मिलती हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब हर एक रिफ्लेक्सिव के अंदर एक आइडेंटिटी होना चाहिए, बाकी आइडेंटिटी के बाद उसमें क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्या सबको समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, जॉसन एकदम सही बोला कि रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी के अलावा वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट भी हो सकता है। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि रिफ्लेक्सिव में क्या है कि ए कॉमा ए तो देखो होगा ही होगा, और इसके अलावा भी हो सकता है ना, इसके अलावा भी बन सकता है। यार हॉस्पिटल से तो फोन नहीं है, हॉस्पिटल से ही फोन है, लेकिन कोई नहीं, आई विल ट्राई। है ना? ठीक है, अरे कोई नहीं यार, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। अगर 1-2 बार कॉल आता है तो मैं दोबारा देख लेता हूँ, हालांकि मैंने मैसेज पर डाल दिया है। चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे तो एक बार मैं देख ही लेता हूँ, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, सॉरी। हाँ ऑल गुड बेटा। क्या कोई बता सकता है कि दादाजी को क्या हुआ है? अरे यार मैं क्या ही बताऊँ, बेसिकली आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? सब कुछ क्लियर है? आवाज़ आ रही है ना? हाँ, अच्छा खासा फ्लो था, बट कोई नहीं, कोई होता है। एक्चुअली क्या है ना कि देखो, उनकी अभी जो एज है वो 66, 67 है,
विच इज क्वाइट सिंपल। ये कोई उतना बुरा एज नहीं है, 66 67 एक अच्छा एज है। बहुत से लोग 75 76 में भी बहुत फाइन रहते हैं। बट एक खास बात वो होती है ना, मतलब कि बायोलॉजी के अंदर, या मान लो कि आजकल ह्यूमन मेडिकेशन इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है उनके जब बायोलॉजिकल एज दिखाई गई, मतलब अभी आपकी जो रियल एज है वो मानते हैं 66 या 67 है, लेकिन जो उनकी बायोलॉजिकल एज जब पता किया गया तो वो 92 साल दिखा रहा है। मतलब जितना 92 ईयर के एज में लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो उनका बॉडी में जो फंक्शन जिस तरीके से काम करता है, वो उस तरीके से उनके 67 ईयर के ही काम कर रहा है। जैसे 92 ईयर्स में मान लो कि किडनी वगैरह में क्रिएटिनिन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, डायबिटीज़ वगैरह के भी वो पेशेंट है, तो दिस इज मेन ये चीज़ बात है कि अभी वो एज उनकी 67 ही है, लेकिन बायोलॉजिकल जो एज है, जितना जो 92 साल का एक आदमी का जो बॉडी में जो प्रॉब्लम होता है, जो बॉडी का जो फंक्शनिंग होती है, वो उनके अभी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ इधर, ध्यान देते हैं। आइडेंटिटी क्लियर हो गया था, रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया था, साइमेट्री की बात आते हैं। तो साइमेट्री में बस ये कहा जाता है कि भाई ए कॉमा बी देख लो और बी कॉमा ए देख लो, कहानी खत्म। अगर कोई तुम्हारे सामने ऐसा रिलेशन है जहां पे 2,3 दिखाई दे रहा है और 3,2 भी वहीं पे है, आंख बंद करके बोलो साइमेट्री है। 4,5 दिखाई दे रहा है, 5,4 भी दिखाई दे रहा है, आंख बंद करके कहो कि साइमेट्री है। समझ रहे हो ना कुल मिलाकर के बात? मतलब थोड़ा सा मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि मान लो कि हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास सेट है, समझ रहे हो ना? तो मान लो कि वो 1,2 हुआ तो 2,1 होना चाहिए, 2,3 हुआ तो 3,2 होना चाहिए। उस तरीके से उसका अपोजिट दिखना चाहिए, साइमेट्रिक कंडीशंस बननी चाहिए, ये हमारा होता है साइमेट्रिक। क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल, क्या सबको क्लियर है? आगे बढ़े। एक आता है ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव की चर्चा अभी हम लोग करेंगे, लेकिन एक मैं तुम्हारे दिमाग में बात डाल देना चाहता हूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसपे RST तीनों को फॉलो करता है। ऐसे समझ सकते हो तुम लोग बहुत एक आसानी से, छोटी सी बस चीज के जरिए समझ सकते हो। क्या चीज वो मैं बताता हूं। देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? RST। R मतलब रिफ्लेक्सिव, S मतलब साइमेट्री, T मतलब ट्रांजिटिव। और अगर कोई इंसान तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्री, ट्रांजिटिव, तो हम लोग कहते हैं कि वो जो पार्ट है वो इक्विवेलेंस होता है। वो जो पार्ट है वो इक्विवेलेंस होता है। बेटा बैल बी नहीं होता उसमें, बी फॉर बॉय नहीं होता। RST। तो रिफ्लेक्सिव पता चल गया, साइमेट्री पता चल गया। अब एक बार क्यों ना ट्रांजिटिव की तरफ देखा जाए कि आखिर ट्रांजिटिव है क्या। तो ट्रांजिटिव की तरफ हम लोग चलते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे सही चीज है। ठीक है, ट्रांजिटिव की तरफ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है। तो एक बार हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव वाली बात क्या है। ट्रांजिटिव की बात बहुत सिंपल है, और ट्रांजिटिव बस ये कहता है कि भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ऐसा रिलेशन दे दो जहां पे 1,2 2,3 और कहीं पे 1,3 दिख जाए। मतलब कि मेरे को कुछ ऐसा दिख जाए, जैसे कि देखो यहां क्या है 1 2 और 3, मतलब A क्या है 1, 2 क्या है B, C क्या है 3। मतलब कंडीशन आपके सामने ऐसी बननी चाहिए जहां पे A, B रिलेशन में हो, जहां पे B, C रिलेशन में हो, और जहां पे A, C भी रिलेशन में हो। देख रहे हो B सेम है, तो ये A जो है सीधे वो C पे क्रॉस कर गया। तो कुल मिलाकर के ये बात होना चाहिए कि A, B भी उस रिलेशन में हो, B, C भी उस रिलेशन में हो, और A और C का भी रिलेशन हो, A और C का। अब यहां से यहां आने में क्या हो रहा है? ट्रांस। ट्रांस मतलब होता है मूविंग, है ना। ट्रांजिटिव, ट्रांस मतलब होता है मूविंग। इसीलिए मेन ये कहा जाता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ऐसे रिलेशन में हमको ऐसे ही दिखाई देता है कि जहां पे ये खत्म होता है वहां से कुछ स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो ये सेम सेम हो जाता है वो कट जाते हैं, और 1,3 यहां दिख जाता है। ऐसे मतलब एक नॉर्मल आदमी भाषा में बता सकता है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि A, B भी कोई रिलेशन में है, B, C भी कोई रिलेशन में है, तो A और C भी उस रिलेशन में होते हैं। ऑल क्लियर? डन भाई, डन, बहुत सही। चलो
तो ये जनरली बातें थी। रिवीजन करने का सही तरीका एकदम क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको देखो यहाँ पे बताई जाएंगी। अब 2-3 बातें मैं और बता देता हूं, थोड़ा सा और ध्यान रखना, मैं फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। जैसे मैंने उस दिन भी देखो चर्चा किया था कि फंक्शन क्यों अलग है, तो मैंने क्या बोला था कि भाई फंक्शन अलग नहीं है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। मैं अभी क्वेश्चंस पे आऊंगा ना तो बहुत क्लियरिटी होगी। मैंने उस वक्त भी बोला था कि फंक्शन क्या है, एक टाइप का रिलेशन ही है। बहुत से लोग फंक्शन को एक अलग टॉपिक ही समझ लेते हैं, लेकिन मैं रिलेशन में ही फंक्शन को पढ़ाता हूं। कैसे समझना थोड़ा, 1 2 3 4, यहां मैंने बोल दिया 2 3 4 5। कहानी समझना, अगर ये रिलेशन होता तो कोई भी एक का मल्टीपल रिलेशन बनता, लेकिन फंक्शन में यही बात है कि ऐसा नहीं होता है। फंक्शन में यह बोला जाता है कि ये जो हमारे सामने जो चीजें दिखाई दे रही हैं, मतलब ए के साइड और यहां जो बी के साइड, तो ए वाले जो पार्ट को डोमेन कहा जाता है और बी वाले पार्ट को कोडोमेन कहा जाता है। और जैसे मान लो कि एक हमारा 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 हमारा 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 भी हमारा किसी के साथ रिलेशन बना रहा है, 4 भी किसी के साथ रिलेशन बना रहा है, मैं मान के चलता हूं, ठीक है ऐसे। तो इसमें यह कहा जाता है, जैसे मैं मान लो यार मुझे नहीं पता क्या इसके अंदर का सीक्वेंस है, लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं ये चीजें, कि मान लो कि ये ऐसे ऐसे कोई भी रिलेशन आपस में बन गया, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में ये आपका क्या हो गया, डोमेन, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, कोडोमेन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 3 4 5 और यहां पे 6 लिख जाएगा, तब आपका बेटा कोडोमेन चेंज हो जाएगा। कोडोमेन अब क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट सेट ऑफ बी। कोडोमेन क्या है एक बार मैं बता देता हूं, कंप्लीट सेट ऑफ बी, ये अपना कोडोमेन होता है। तो यहां पे कोडोमेन क्या हो गया, 2 3 4 5 6, ये पूरा कोडोमेन होगा। और इसी बीच में कॉन्सेप्ट आता है रेंज का, और अगर रेंज पूछूं क्या है, तो जहां जहां डोमेन जा करके डाका डालता है वो रेंज है। 2 3 4 5 ये अपना रेंज है, 2 3 4 5 ये अपना रेंज है। तो रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, तीनों का तीनों क्लियर हो गए, ठीक है, तीनों का तीनों क्लियर हो गए। डोमेन क्या है, ये सब सारी चीजें। रेंज क्या है, ये जहां जाके मिलेंगी। कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट सेट ऑफ बी। तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, जब फंक्शन समझ ही लिए कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जहां पे हर एक डोमेन का एक अपनी यूनिक इमेज होती है। जैसे ये 2 की भी अपनी केवल एक ही इमेज थी 4 के साथ। अगर मुझे ये देखने को मिल जाता कि ये 2 जो है वो 4 के साथ भी इमेज बना रहा है और यही जो 2 है वो 5 के साथ भी इमेज बना रहा है, तो मैं सीधे सीधे कहता कि ये फंक्शन में काउंट नहीं होगा, ये फंक्शन में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि जो मेरा 2 है वो 4 के साथ इमेज बना रहा है और जो यहां पे 3 है वो भी 4 के साथ इमेज बना रहा है, तो बेटा ये फंक्शन में काउंट होता। ऐसी चीजें हमारे फंक्शन में काउंट होती हैं। यानी कि ये अलाउ नहीं है कि एक आदमी 2 जगह जाकर के खाना खाए, लेकिन 2 आदमी एक जगह खाना खा सकते हैं, ये अलाउ होता है फंक्शन में। ध्यान रखना, समझे कि नहीं, मतलब वहां क्या है, ये अलाउ नहीं है पर ये अलाउ है। ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बहुत एकदम ध्यान से मैंने बता दिया। डन, चलो भाई ध्यान दो। हाँ, 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ बात भी बता देता हूं, अगर मान लो कि कोई इंसान 2 नाव पे पाव रख ही दिया तो उसका भी उपाय है। जैसे कि 2 नाव पे कोई पाव रख ही दिया है तो उसका भी कुछ उपाय है, और जानते हो वो सब चीजें क्या है, समझना थोड़ा सा। जैसे कि ये एक मान लो कि हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे सामने दिख गया, मान लो कि ए बी सी डी, ये हो गया जी एच
आई जे। मैंने सीधे सीधे बस तुमसे ये बोल दिया कि एक काम करो, ए वाला एच के साथ मैं एक काम करता हूँ, हाँ, ए वाला एच के साथ, बी वाला जी के साथ, सी वाला आई के साथ, डी वाला एच के साथ। यहां हर एक चीज का एक अपना वो था, है ना। मैं यहां पे और भी लिख देता हूं एफ। यहां हमारे सामने कोई भी जो चीज थी वो कहीं ना कहीं सब जगह जाकर के मिल रही थी। तो देखो, ए की अपनी केवल यूनिक इमेज, बी की भी अपनी एक यूनिक, सी की भी अपनी यूनिक, डी की भी अपनी यूनिक। तो यानी कि ऐसे फंक्शन को कहा जाता है वन वन फंक्शन। और कुछ लोग ऐसे फंक्शन को नाम देते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। कुछ लोग ऐसे ही चीजों का नाम देते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, जहां पे ये एक एक करके चीजें तीर जा रही हो। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है अपने सामने, कुछ ऐसा हो जाता है। देखो, जैसे मान लो कि ये ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। मैंने तुमसे बोल दिया कि सी वाला एच पे, जी पे, डी वाला भी जी पे, बी वाला एफ पे, ए वाला एच पे, ई वाला आई पे। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? सभी लोग बोलो, इसको मैं क्या नाम दूंगा? मेनी वन फंक्शन। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो दो चीजें यहां मिल रही थी। तो दो मतलब मेनी, यहां तो बहुत सारी चीजें हैं और यहां क्या है? सिर्फ एक। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? मेनी वन फंक्शन। और ऐसे जो भी हमारे सामने जो मेनी वन फंक्शन होते हैं उसको क्या बोला जाता है? बोलो भाई, मेनी वन फंक्शन क्या बोला जाता है उसको? एक बच्चा कह रहा है कि सर्जेक्टिव फंक्शन। अरे भाई, वो ऑन्टो वाला होता है बेटा, वो ऑन्टो वाला होता है ना, वो ऑन्टो वाला होता है। ये हमारा मान लो कि मेनी वन का एग्जांपल हो गया, समझे कि नहीं? इंजेक्टिव फंक्शंस एक वन वन हो गया, और अगर ये वन वन नहीं हुआ तो ये मेनी वन हो गया। समझे? थोड़ा इस तरीके से समझना। अब ना कुछ बातों को समझते जाओ। जैसे वन वन हो गया, मेनी वन हो गया, वन वन हमारे सामने हो गया, मेनी वन अपने सामने हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं ए बी सी डी ई एफ एच आई। नहीं, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं। मैंने ये बोला ए वाला एफ से, बी वाला ई से, सी वाला एच से, डी वाला जी से। ऐसा समझ लिया, है ना? ठीक है। अब यहां एक बात समझो, यहां एक बात क्या हो गया? हाँ, ऐसे देख लो, तुमने यहां क्या देखा? डोमेन क्या है? ए बी सी डी। रेंज क्या है? ई एफ और जी। कोडोमेन क्या है? ई एफ जी एच, तीनों का, चारों का चारों। यहां ये वाला पार्ट क्या है? बच गया। और यही पार्ट देखो यहां दिख रहा था कि ये एफ वाला पार्ट क्या है? बच गया। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि यार ये वाला पार्ट बचना नहीं चाहिए, मैं बोलूं कि ये वाला पार्ट बचना नहीं चाहिए था, तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ फंक्शन दिखे तो ऐसे फंक्शन को ऑन्टो फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऐसे फंक्शन को? ऑन्टो फंक्शन। और ऑन्टो फंक्शन को ही सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। और एक और चीज है, इसकी खासियत क्या होती है कि जो इसका जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है। रेंज क्या है? ई एफ और जी। कोडोमेन क्या है? ई एफ और जी। क्योंकि कोडोमेन तो यही है ना, कंप्लीट सेट ऑफ बी। तो हमेशा इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना, हमेशा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमेशा इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना। डन? ठीक है, समझ में आया? डन। इसको कहते हैं ऑन्टो फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ऑन्टो फंक्शन। और एक मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि जैसे कि ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में ये वाला पार्ट बच गया है। ये पार्ट क्या है? बच गया है। तो ये जनरली क्या है तो फंक्शन वन वन है, बट रेंज कोडोमेन के बराबर वहां पे नहीं है।
तो मतलब एक छोटी सी बात बताता हूं कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन अगर वो ऑन्टो फंक्शन नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि वो एक इनटू फंक्शन का पार्ट है। अगर कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो कि ऑन्टो फंक्शन मान लो कि नहीं है, यानी कि यहां पे कुछ चीजें बची हुई नजर आ रही हैं, है ना, कुछ चीजें बची हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि देखो मैं यहां पे मैं तुम्हें इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं। यही हमारे पास एक पार्ट होता, लेकिन यहां पे मैं बोल देता आई, कुछ ना कुछ बच गया, तो ऐसे कंडीशन में इसको मैं बोल सकता हूं कि एक इनटू फंक्शन है। क्या फंक्शन है ये? क्या फंक्शन है बेटा? सभी लोग बोलेंगे ये एक हमारे सामने इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। तो क्या सबको क्लियर हो गया ऑन्टो फंक्शन और इनटू फंक्शन में क्या क्या डिफरेंस है ना? हो गया डन, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये वन वन भी बता दिया, मैंने ऑन्टो भी बता दिया, मेनी वन भी बता दिया, इनटू भी मैंने बता दिया। बस एक और सबसे बेहतरीन बात आपको यही बतानी है कि एक आपके सामने ऐसा भी फंक्शन देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन भाई आप लोग कैसे करोगे आप जानो। मैं आपको छोटा सा हिंट यहां पे दे देता हूं कि बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो वन वन भी होता है और जो ऑन्टो भी होता है। अपने दिमाग में इमेज बना लेना, है ना, कि 5 उंगली। मेनी वन कंफ्यूज है किस बात का भाई? मेनी वन कंफ्यूजिंग है? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये देखो ये इनटू फंक्शन भी है। अगर कोई तुमसे ये बोलता है कि क्या ये मेनी वन है तो तुम बोलोगे कि हाँ ये मेनी वन भी है। तुम बोल सकते हो कि मेनी वन फंक्शन भी है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ध्यान रखना, है ना। गुड। यहां पर भी तो देखो वही था ना, ये देखो वन वन था, मेनी वन के अंदर देखो पूरे के पूरे अटैच हो गए थे, सब मिल गए थे, समझे कि नहीं। और यहां पे देखो इनटू वाले में क्या है, थोड़ा सा ये बचा हुआ रह गया है। तो ये चीजों को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, डन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो कि वन वन भी है और ऑन्टो भी है। ओके ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की जानकारी ले रहे थे। एक काम करें क्या बेटा, ये हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इसको 95 प्लस कॉम्बो का बैच था, जहां पे संघर्ष 2025 और टारगेट 95 दोनों का मतलब की है। और ये वन शॉट रिवीजन, डेली प्रैक्टिस क्यूज, मॉक पेपर, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें इसके अंदर थी, ठीक है, डन। ये वाला मैंने सवाल आपको लास्ट टाइम करा रखा था ना, जिसका आंसर क्या आ रहा था, याद है सबको? जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। एक बार चलो भाई एक एक करके मैं चेक करता हूं कितने बच्चे वो किए हैं, उसके बाद तुम लोगों के उस पर आते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, चलो चलो जल्दी फटाफट। साइमेट्री बनेगा, बोला है कि कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ये देखो L1 है, ये L2 है, अगर ये इसके 90 डिग्री होगा तो ये भी इसके 90 डिग्री होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी साइमेट्री बनेगा। अगला क्वेश्चन लेस देन वाले में बताओ भाई जल्दी। जैसे ही तुम्हारा मुझे आंसर सही लगेगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्किप हो जाऊंगा। मुझे एक भी बच्चे का लगेगा कि आंसर गलत है, मैं सवाल सॉल्व करना चालू कर दूंगा। क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही, गुड 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 गुड, बहुत सही, गुड। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताओ 3 है और 2 है, 3 इंटू 2 क्या आया? सबका 6 आया। 3 इंटू 2 सबका 6 आया। अगला क्वेश्चन देखो 1,3, 4,2, 2,4, 2,3, 3,1। अब बताओ तुम यहां पे ये कौन सा पार्ट है? रिफ्लेक्सिव देखे 1,3, 3,1 है, 4,2, 2,4 बिल्कुल है, पर 2,3 है, क्या 3,2 कहीं पे है? 2,3 है, क्या कहीं पे 3,2 है? नहीं है, तो मैं वैसे भी बोल सकता हूं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। साइमेट्री चेक करूं क्या एक बार? 1,3, 3,1, 4,2, 2,4, वही बात 2,3 है ना, नहीं दिखाई दे रही है। साइमेट्री वाली तो ऐसा देखते ही नहीं यार, है ना। रिफ्लेक्सिव ऐसा क्या, मैं भी यार गलत बता दिया,
ऐसे रिफ्लेक्सिव थोड़ी है ना, लेकिन सिंपल सी बात पता चल रही है कि रिफ्लेक्सिव उसमें नहीं है ना, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव पता चल रही है कि नहीं है, ये साइमेट्रिक। ट्रांजिटिव 1,3 3,1, क्या आपको कहीं पे 1,1 दिखा? कहीं पे भी नहीं दिखा, तो ऑप्शन नंबर डी है बच्चा। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी सेट ए, ये फटाफट बताना है, ए बी सी दे रखा है बेटा, वो ट्रांजिटिव कैसे होगा? आप वैसे भी देख सकते हो ना यार, 1,3 है, 3,1 है, पर 1,1 तो कहीं दिखा ही नहीं, तो बेटा आप इसमें ट्रांजिटिव मत लगाओ। चलो ये देखो ए बी सी, यार आदित्य इसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है बेटा? ट्रांजिटिव के लिए क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव के लिए बेटा एक ही तो बात कही जाती है कि आप देखो 1,3 आपको दिख रहा है, अब आप ये देखो कि 3 से स्टार्ट होने वाला अगला क्या है, तो आपने देखा कि 3 से स्टार्ट होने वाला अगला ये है, आप 3 को कट करो, आप देखो 1 और ये 1, आप बताओ कहीं पे 1,1 दिखा? नहीं दिखा, तो क्यों ट्रांजिटिव टिक करना? चलो ये बताओ, ठीक है आदित्य? हाँ चलो भाई, चलो भाई, बहुत सही, डन, एकदम बढ़िया। अब देखो एक फंक्शन है वो ऑन्टो कब हो सकता है भाई? कोई भी फंक्शन, एक कोई भी फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है वो ऑन्टो कब हो सकता है? कोई भी एक जो फंक्शन है वो ऑन्टो कब हो सकता है? ये मैंने बताया था, ऑन्टो होने के लिए कोई भी फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, है ना, यानी कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का कुछ ना कुछ एक प्री इमेज बननी चाहिए। पहले समझो ना, पहले क्या बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, तो यार तुम खुद सोच के देखो, जितने लोग ऑप्शन ए मार रहे हैं उसने ये बोला है कि यार ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया, उसने ये बोल रखा है कि यार यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। मान लो कि ए का भी अपना इमेज है, बी का भी इमेज है, सी का भी इमेज है, डी का भी इमेज है, और यहाँ पे 4 मान लो कि बच्चा का बच्चा ही रह गया, 4 तो बच्चा का बच्चा ही रह गया, तो 4 अगर बच गया तो ऑन्टो का आएगा। समझ रहे हो ना? कुल मिला के ये मैं कहना चाह रहा हूं, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सभी डोमेन की कुछ ना कुछ इमेज बन रही है, अब सभी डोमेन की कुछ ना कुछ तो इमेज बनेगी ही बनेगी, ये नहीं होना चाहिए। ऑन्टो के लिए क्या होना चाहिए कि ये पूरे की कुछ ना कुछ प्री इमेज बननी चाहिए, यानी कि जितने भी बी में हमारे पास जो एलिमेंट हैं उनका कुछ ना कुछ प्री इमेज बनना चाहिए, ये कहानी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। सर ओनली क्विज ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी या फिर भी? बेटा मैं तुमको ना अंधेरे में नहीं रखना चाहता, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्विज से आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप बोर्ड में बहुत आसानी से कर सकते हैं। पर अगर आप कोई टारगेट या जैसे मतलब एक पूरा का पूरा एक जो टारगेट अगर आप लेकर के चलते हैं, टारगेट मैं कोई बुक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टारगेट की बात कर रहा हूं कि अगर आप एक टारगेट लेके चलते हैं कि मैं 1000 क्वेश्चन लगाना है, मुझे 3000 क्वेश्चन लगाना है, तो आप पूरा का पूरा वो टारगेट लेकर के चलो, और क्योंकि वो चीजें ना आपके एग्जाम में काम आएंगी। जब आप जैसे ही वो क्वेश्चन देखोगे कि अरे यार ये क्वेश्चन का आंसर तो ये है, तो फिर आपके वो दिमाग से ज्यादा आपके हाथ चलेगा, है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास कोई भी बुक है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कोई भी बुक है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ई की पावर एक्स है, अब ई की पावर एक्स तो देखो थोड़ा सा हो सकता है शायद तुम लोग को अभी नहीं पता हो, लेकिन मैंने पढ़ा रखा है। ई की पावर एक्स का देखो ग्राफ ऐसे बनता है, ई की पावर एक्स का देखो ग्राफ ऐसे बनता है। अब आप इस ग्राफ में थोड़ा सा ना एक चीज देखने की कोशिश करो कि ये ग्राफ हमेशा 1 1 रहता है, और वैसे भी ई की कुछ पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू का पावर एक्स कुछ भी करोगे तो जितनी बार अलग अलग वैल्यू डालोगे वो अलग अलग आएगा। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोल दिया 2 की पावर 2, 2 की पावर एक्स, अब x की वैल्यू तुम रखोगे 1, अनु रखेगी 2, अर्चना रखेगी 3, खुशी रखेगी 5, तो सबकी वैल्यू तो अलग अलग ही आएगी, वैल्यू मैच थोड़ी करेगी। तो वैसे ही ई क्या है, ई भी तो एक हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की कुछ वैल्यू ही है। समझ पा रहे हो? इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, बताओ भाई?
एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है सभी लोग बताओ। अरे राधे राधे भाई, मैं बता रहा हूं पहले ही, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको नहीं पता होगा 110%, तभी आपको दिक्कत हो रही है। और जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पता, मैं पहले बता रहा हूं, YT पे मैंने पढ़ा रखा है, चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, स्किप कर दो इसको, आगे देखो। नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप एक मेरी तरफ से बस एक छोटा सा बोनस क्वेश्चन है ये मेरी तरफ से बोनस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये मेरी तरफ से बोनस क्वेश्चन है और आप लोगों को ये होमवर्क करना है ना। मेरी तरफ से बोनस क्वेश्चन है, आपको इसको होमवर्क करना है। और अब बारी है लिख के प्रैक्टिस करने की। अब बारी है लिख के प्रैक्टिस करने की। मैं बार बार कहता हूं कि कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे आंसर को लिखना है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक बच्चे कह रहे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिज्ञासा कुमारी, थैंक यू सो मच बेटा। अब देखते हैं एक बार कि जो 2017 के जो बिहार बोर्ड में आया है क्वेश्चन, उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। सर ऑल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए कोई बुक बताइए। अरे यार मैं देखो सबसे पहली प्रेफरेंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को देता हूं, सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी यही होती है ना। टेस्ट के बाद बेटा आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे राइट करना है आपको मैं यहाँ पे लिख करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो अगर मेरे पास ये कॉपी होती, मैं फालतू की वो सब बातें नहीं, अगर मेरे पास एक कॉपी होती तो मैं मैथ का क्वेश्चन इस तरीके से कुछ मैं लिखता, है ना। मैथ का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखता, ऐसे समझ लो कि ये हमारी एक कॉपी है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर देखो लाइन बनी बनाई आएगी तो आपको बनी बनी लाइन खींचना नहीं है। कभी कभी कहीं पे देखो ये लाइन बनी बनाई आती है, और अगर लाइन बनी बनाई नहीं आती है तो आपको ये लाइन बना लेनी है, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। किस तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी कॉपी में वो समझा रहा हूं, है ना। ये चीज आपको बता दे, ऐसे कर लेनी चाहिए सबसे पहली चीज। नहीं सिर्फ यही बना के नहीं जाना। अब देखो मान लो कि ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो कई बार क्या होता है, कुछ मैं बात बताता हूं, कई बार ऐसा होता है, थोड़ा मैं एक बात समझाता हूं। कई बार कुछ बच्चे यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कुछ बच्चे इसको यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समझे कि नहीं। कुछ बच्चे यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहां भी लिख सकते हो। बट हाँ कुछ बच्चों की मैं ये भी मेंटेलिटी बताता हूं कि कुछ बच्चे देखो क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे यहां इस तरीके से भी वो लाइन बना लेते हैं और यहां पे ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। दोनों का दोनों इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव है। आपको जैसा लगे आप वैसा लिखो, है ना। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा आपने लिख दिया। अब आपने यहां पे सॉल्यूशन करना चालू कर दिया, या मान लो कि आपने यहां पे ऐसे लिखना चालू कर दिया। अब आपने यहां पे लिखा, सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लो, आपको क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है, पहले आप वो लिख लो। तो आपने सीधे सीधे लिखा कि गिवन, क्या क्या गिवन है यहां पे, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, सो दैट द फंक्शन एफ इज मेनी वन। टू शो, क्या शो करना है, एफ इज मेनी वन इनटू। आपको पता होना चाहिए कि मेनी वन क्या है, दो डोमेन कहीं एक जगह जाके मिले। आपको पता होना चाहिए कि इनटू क्या है, कि को डोमेन में एक ऐसी चीज जो कुछ ना कुछ बची रह जाए। सर एग्जाम के दिन, बस मैथ के दिन आप अपना एग्जाम उधार देंगे, भाई मुझे मालूम है 3 फरवरी को है ना तुम्हारा एग्जाम मैथ का।
मैथ का एग्जाम 3 फरवरी को है ना शायद, है ना भाई? अभी चलेगी क्लास, देख लो भाई, बात कर लेना। तुम लोगों के बहकावे में मैं नहीं आऊंगा। लास्ट टाइम मेरी 2 घंटे की डेमो क्लास थी, तुम लोग जल्दीबाजी में करा के 50 मिनट में निपटा दिए। क्या बच्चे कहेंगे मेरे बारे में कि फिजिक्स वाले सर तो 2 घंटा ले जाते हैं, मैथ वाले को पता नहीं क्या जल्दी रहती है कि नहीं जी? अब मुझे मालूम है तुम लोग ऐसा सोचोगे नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, मेरे ही एकदम किस्मत एकदम गणासी से लिखी हुई रहती है। गणासी समझते हो ना तुम लोग? समझ ही नहीं आता मेरे को। चलो इधर ध्यान देते हैं। यह गिवन हो गया f of x बराबर एक्स स्क्वायर 2, सो f इज मेनी वन इनटू, आपने ऐसे लिख दिया। अब यहां पे पूरा का पूरा सॉल्व करना चालू कर दिया। कैसे? आपने देखा कि सो दैट द फंक्शन f इज मेनी वन और इनटू। अब देखो रियल नंबर से रियल नंबर की बात करी गई है ना, रियल नंबर से रियल नंबर, तो आप एक ना सीधे सीधे अपनी तरफ से कोई भी रियल नंबर लेकर के सॉल्व कर लो। ऐसे आपने 2 यहां पे रियल नंबर बना लिया, तुमने ये रियल नंबर डाला, तुमने ये रियल नंबर डाला। रियल नंबर क्या है भाई? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पहले प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पहले प्लस इन्फिनिटी। ये तुम्हारा आ गया 1, माइनस का 1, 2, प्लस का 3। ये तुम्हारा क्या आ गया मान लो, है ना, एक्स स्क्वायर की बात करी गई है ना, 1 आ गया। और तुम्हारी क्या बात करी गई है? 4 आ गया, 9 आ गया। इसी के अंदर मान लो कि भाई तुम्हारा 8 आ गया, जो भी है इस तरीके से आ गया। मैं इधर 9 आ गया, इधर 8 आ गया, कुछ ऐसे लिख देता हूं। तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बोला है, तो आप यहां बोलोगे कि जब हम 1 रख रहे हैं तो कहां आया 1, -1 रख रहे हैं तो भी कितना आया 1, मैंने 2 रखा तो भी कितना आया 4, मैंने 3 रखा तो भी कितना आया 9। इस तरीके से हुआ ना, इस तरीके से पूरा का पूरा हमारे सामने चीजें मिली। लेकिन देखो सबसे खास बात यहां क्या है, यहां हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट इफ वी हैव, अगर हमारे पास कोई एक, इफ वी हैव एनी नेगेटिव नंबर, कोई भी हमारे पास अगर एक नेगेटिव नंबर है, then their square will पॉजिटिव। कोई भी एक नेगेटिव नंबर होगा तो उसका, ओ शिट क्या हो गया, देखो कोई भी हमारे पास एक नेगेटिव नंबर होगा तो उस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और कोई भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही होगा। हाँ बोलो बेटा, है ना, कोई भी एक नेगेटिव नंबर का भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नंबर का भी पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए मैं देखो यहां पे स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि जो भी मेरा नेगेटिव नंबर है वो बच जाएगा। और अगर मेरा नेगेटिव नंबर बच जाएगा, यानी कि अगर ये कोडोमेन में कोई चीजें बच गई, तो मैं क्या कह सकता हूं कि वो हमारा एक इनटू फंक्शन है। और तुम यहां पे ये चीज देखो दिखा सकते हो, शायद यहां पे जगह नहीं है मेरे पास, कि देखो एफ ऑफ -1 क्या आएगा 1, और ऐसी कंडीशन में एफ ऑफ 1 ये भी क्या आ रहा है 1। तो बोल नहीं सकते कि -1 का भी 1, 1 का भी 1, इसीलिए ये हमारा एक मेनी वन फंक्शन है। पहली चीज कि ये हमारा एक मेनी वन फंक्शन है, और दूसरा चीज कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और यहां नेगेटिव वाला पार्ट बच जाएगा, इसीलिए यह हमारा एक इनटू फंक्शन होगा। क्या समझ में आया सबको किस तरीके से आंसर करना है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। ये मैं समझाने के लिए यहां पे लिखा रहा हूं। जैसे ही तुम लोग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो केवल मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुम लोग ये फटाफट लिख दोगे। समझे? अरे बबलू कह रहे कि टाइम ही नहीं रहता एग्जाम में। बेटा टाइम बहुत रहता है मैथ के एग्जाम में, है ना। और अगर तुम्हें नहीं यकीन है तो तुम एक टाइमर लगा करके 3 घंटा टाइमिंग रख लेना, तुम खुद कहोगे कि बहुत टाइम है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ठीक है, डन। रोहित सिंह कह रहे 1 मिनट सुनिए। बेटा बोलो बेटा क्या कहना चाह रहे हो?
बोलो बोलो जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन में ऐसे ही तुम लोगों को होमवर्क देना चाहता हूं, ये वाला क्वेश्चन एकदम वैसे ही मैं होमवर्क देना चाहता हूं, अच्छे से थोड़ा तुम लोग इसको लिखना। मैट्रिक्स में, अरे यार देखो, हाँ 15 रोहित बोलो बेटा, क्या कह रहे हो रोहित बोलो। एग्जाम के दिन मॉर्निंग में और एग्जाम के बाद इवनिंग में लाइव आ जाइएगा। यार देखो, मेरे को लाइव आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तुम्हें एक सही सही बात बताऊं ना, तो एग्जाम के मॉर्निंग में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं अपने स्कूल के टाइम में, पता है तुम्हें, एग्जाम के मॉर्निंग में क्या करता था। हालांकि हम लोग जिस मतलब उसमें रहते थे कॉलोनी में, उस कॉलोनी के जस्ट ठीक बगल में स्विमिंग पूल हुआ करता था। तो मान लो कि मेरी 8 बजे बस आनी है, क्योंकि 9 बजे मान लो कि एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो मैं वहां 7:30 बजे ही पहुंच जाता था और आराम से स्विमिंग पूल के अंदर नहाता था एकदम रिलैक्स होकर के, कॉपी किताब उठाता ही नहीं था, वहीं से निकलता था, वहीं से कपड़ा वपड़ा स्कूल ड्रेस पहनता था, बस में निकल के चले जाता था। तो मैं सही बता रहा हूं, एग्जाम से ठीक पहले रटंत विद्या कुछ काम नहीं आती है। और इतना क्यों सोचना बेटा कि हमें एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ना पड़ेगा, क्यों रोहित, है ना। इवनिंग में मान लो कि चलता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना हम लोग थोड़ी ना होगा यार कि एग्जाम में एक दिन पहले भी पढ़ेंगे। अरे एग्जाम से एक हफ्ता पहले इतना रेडी हो जाएगा कि हम 12th क्लास के बच्चों को जाके पढ़ा आएंगे। और अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं तुम लोगों के जो कि क्लियर है कि तुम किसी को पढ़ा सकते हो, समझे कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मॉर्निंग में कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, मॉर्निंग में क्लास लगती भी है तो मैं हटवा दूंगा। अगर सच में मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो बेटा मैं एक बहुत बढ़िया सलाह दूंगा कि जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हो उस मॉर्निंग में 2 गलती कभी मत करना। कोई टीचर के यहां जाकर के लेक्चर देखना, और दूसरा कोई दोस्त से ये बोलना कि भाई तेरा कितना सिलेबस कंप्लीट है, तूने कैसी तैयारी कर रखी है, और तेरे मॉक पेपर में कितने आते हैं। ये सब बातें कभी मत करना। ये 2 चीजें हैं, रियलिटी बताता हूं। कोई दोस्त पूछे भी तो तुम्हें यही बताना है कि अरे मैंने कहां पढ़ रखा है, ये सब चीजें ध्यान देना, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, अब एक सबसे खतरनाक चीज है आप लोगों के सामने, जो भी आप लोग पढ़े हो, डेली का प्रैक्टिस क्विज। जैसे ये क्लास खत्म होगी 25 क्वेश्चन आपके सामने नजर आएंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, साथ में पानी वगैरह भी लेकर बैठना है, और बहुत अच्छे से ये 25 क्वेश्चन को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी मैं 2-3 दिन बिजी चल रहा हूं दादाजी को तबीयत को लेकर के, मैं घर से ज्यादा मतलब हॉस्पिटल में ही मैं बिता रहा हूं। 2 से 3 दिन हो गए, मैं ब्लड वगैरह दे करके आया हूं, अच्छे से अपनी स्लीप साइकिल भी कंप्लीट नहीं किया, भाग दौड़ इधर उधर तमाम चीजें बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि मेरे पास आज टाइम नहीं मिले, क्योंकि देखो मैं तुम लोग को अपना छोटा भाई बहन मानता हूं, इसीलिए मैं कभी झूठ बोलना सही नहीं समझा। आज हो सकता है कि टाइम नहीं मिले, लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1 या 2 दिन के बाद जैसे ही तुम्हारा कोई मैसेज आएगा, कोई डाउट आएगा, आई विल बी रेडी इन दैट टाइम, चाहे वो रात के 2 बजे हो 3 बजे हो। तुम लोगों ने देखा है ये चीज, है ना। टिल देन बाय बेटा, सभी लोग अपना ख्याल रखो।